नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत को समर्पित हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिजनेस बादशाह। अपने स्पेशल शो में हम आपको दिखाते हैं कारोबार जगत के उन दिग्गजों की कहानी जो अपनी मेहनत, हौसले और जज्बे से कामयाबी की नई नई बुलंदियां छू रहे हैं। सबसे पहले बात देश की नंबर 1 टाइल्स और सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी ओरिएंट बेल लिमिटेड की, जो पिछले 50 सालों से सेरेमिक बिजनेस में छाई हुई है, मगर पिछले कुछ साल से अपनी कस्टमर फ्रेंडली सर्विस की बदौलत ओरिएंट बेल्स करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। जिंदगी में कई चीजें तय नहीं होती हैं। इंसान जब कुछ करने की सोचता है तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और जो उन रास्तों पर बढ़ता जाता है मंजिल तक वही पहुंचता है। देश की नंबर 1 टाइल्स और सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी ओरिएंट बेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर डागा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यूं तो ओरिएंट बेल के टाइल्स पिछले 50 साल से बाजारों में मौजूद हैं, मगर मधुर डागा ने जब 15 साल पहले अपने पिता की कंपनी की कमान संभाली तो उनका बस एक ही मकसद था, ओरिएंट बेल को बेस्ट बनाना। जब हमने इस कंपनी को शुरू किया था तो गोल एक था, बहुत सिंपल, कि हमारे टाइल्स सबसे हाई क्वालिटी होने चाहिए। ओरिएंट बेल अगर आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है तो उसके पीछे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मधुर डागा और उनके पिता महेंद्र डागा की अथक मेहनत, उनकी लगन और दूरदर्शी सोच का बहुत बड़ा हाथ है। कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर महेंद्र डागा ने साल 1970 में ही ये समझ लिया था कि हिंदुस्तान की तरक्की में बिल्डिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ बहुत जरूरी है और इसके लिए भविष्य में टाइल्स की जरूरत बढ़ने वाली है। मेरे फादर ने शुरू की, कई दिन तो वो 16 घंटों तक मिनिस्ट्री में बैठ करके लाइसेंस का वेट करते थे। तो 1970 में ये जर्नी शुरू हुई और मेरे फादर ने ये कंपनी स्थापित करी, ओरिएंट सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरे फादर को ये लगा कि हमारे देश में बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है और बिल्डिंग इंडस्ट्री बिना टाइल के नहीं चल सकती है। आज मधुर डागा अपने पिता की कंपनी को कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचाने में दिन रात लगे हुए हैं, मगर एक वक्त था जब वो टाइल्स बिजनेस से जुड़ना नहीं चाहते थे। मगर कहते हैं ना कि किस्मत खुद आपको मंजिल तक खींच ले जाती है। मधुर डागा के करियर में भी किस्मत ने बड़ा रोल प्ले किया। तो मैं एक्चुअली श्योर नहीं था कि मुझे टाइल बिजनेस करना है। 4 या 5 साल मैंने आईटी बिजनेस को ग्रो किया। 2005 में मैंने उस बिजनेस को बेचा और इस इंडस्ट्री में वापस आया एक नए अंदाज से। पर उस समय मुझे रियलाइज हुआ कि टाइल इंडस्ट्री इंडिया के ग्रोथ में कितना इंपॉर्टेंट है और हम इस कंपनी में कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक बार मधुर डागा ने ओरिएंट बेल का दामन थामा तो फिर वक्त के साथ वो आगे ही बढ़ते चले गए। आज ओरिएंट बेल लिमिटेड के देश भर में 1000 से ज्यादा स्टोर हैं, जहां टाइल्स के करीब 1500 से ज्यादा डिजाइन मौजूद हैं। खासकर कोरोना काल में मधुर डागा ने अपनी कंपनी के साथ नए एक्सपेरिमेंट किए जो काफी सक्सेसफुल भी रहे। कोरोना के चलते जब दर्जनों कारोबार डूब गए, ओरिएंट बेल ने तब सही मायनों में इस आपदा को अवसर में बदल कर रख दिया। तो पेंडेमिक में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमें दिया, बट वी टर्न्ड इट अराउंड इनटू एन अपॉर्चुनिटी बाय अश्योरिंग आवर एम्प्लॉइज वी आर विद देम, बाय ट्रेनिंग देम ऑन टेक्नोलॉजीज एंड बाय देन यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज टू हेल्प सेल टाइल्स टू आवर एंड कस्टमर्स। कोरोना क्राइसिस में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया तो मधुर डागा ने उसे गंभीरता से अमल किया और अपने कर्मचारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए। कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कस्टमर हमारे पास आए, ट्राई अ लुक, सेम लुक, ट्रू लुक, क्विक लुक, ये सारे जो टूल्स हैं ये आत्मनिर्भर कर रहे हैं हमारे एम्प्लॉइज को और हमारे कस्टमर को। दरअसल मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, ये वो मूल मंत्र है जिसे अपनाकर मुश्किल से मुश्किल मंजिल भी आसानी से पाई जा सकती है। मधुर डागा ने इस मंत्र को बचपन से ही आत्मसात कर लिया था, जिसका फायदा उन्हें जिंदगी के हर कदम पर मिला।
तो बचपन से ही एक मेरा माइंडसेट था कि कोई चीज़ में यदि हमें काबिलियत पानी है, सक्सेस पाना है, वन हैज़ टू वर्क हार्ड. माई मदर, शी वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, गुड बिहेवियर, गुड हैबिट्स. सो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट building ground for me. It was a great ground of habit formation for me कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे अंदर एक ये डिसिप्लिन आने लग गया, एक कमिटमेंट टू गोल्स आने लग गया, जो आज भी कंपनी चलाने में बहुत काम आता है. कंपनी के फाउंडर महेंद्र डागा ने 5 दशक पहले अपनी दूरदर्शी सोच के चलते टाइल्स इंडस्ट्री की शुरुआत की थी, तो पिछले 15 साल से उनके बेटे मधुर डागा भी फॉरवर्ड थिंकिंग के साथ साथ नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और यही सलाह वो नए एंटरप्रेन्योर्स को भी देते रहे हैं. I think it is a very exciting time for entrepreneurs. Customers are getting smarter. Customers are getting more demanding. हम कस्टमर्स के डिमांड को नए आइडियाज, नए टेक्नोलॉजी, नए स्किल सेट से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं. हालांकि वर्ल्ड क्लास टाइल्स बनाने वाली कंपनी होने के बावजूद ओरिएंट बेल फिलहाल ग्लोबल की बजाय लोकल मार्केट पर ही अपनी नजर जमाए रखना चाहती है, ताकि अपने टारगेट से उनका ध्यान न भटके. ओरिएंट बेल का प्रायोरिटी इज डोमेस्टिक मार्केट. हर सेक्टर में हमें बिल्डिंग मटेरियल और टाइल्स का डिमांड बहुत स्ट्रांग लगता है. मगर समय की मांग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के तहत ओरिएंट बेल लगातार डिजिटल मीडिया के जरिए अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाती जा रही है, ताकि कस्टमर्स तक उनका मैसेज साफ साफ पहुंच सके. दिवाली के टाइम पे ओरिएंट बेल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजिटल मीडिया को यूज करके कैंपेन लॉन्च किया, और उस कैंपेन का नाम है करो रिश्तों को रेनोवेट. द कैंपेन वॉज कॉल्ड क्वीन ऑफ चॉइसेस, to encourage and help women to come out and participate in the journey of choosing, selecting and buying a tile. मधुर डागा एक बिजनेसमैन के साथ साथ फिटनेस फ्रीक भी हैं. जिस तरह वो अपने तन मन को स्वस्थ रखने के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, उसी तरह बिजनेस को भी मैराथन रेस मानकर लगातार वो मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और उनका ये फॉर्मूला हर मौके पर हिट साबित हो रहा है. कहा जाता है कि कारोबार में किसी का नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जो ठान लेते हैं वो एक ना एक दिन जरूर अपना नाम बनाते हैं. ये पंक्तियां KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसके फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी ने कंपनी को खड़ा किया, तो उनके बेटे और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जालंधर रेड्डी आज उस मकाम तक लेकर आए जहां बड़े से बड़े कारोबारी पहुंचना चाहते हैं. आज पिता पुत्र की जोड़ी कंपनी को वक्त के साथ साथ बुलंदियों तक पहुंचा रही, और KNR पूरे दक्षिण भारत पर राज कर रही. If you lose time, then you are losing money. अगर कोई शख्स इस मंत्र को जिंदगी में अपना ले, तो उसे कामयाबी की बुलंदियां छूने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता. अगर यकीन ना हो तो मिलिए के जालंधर रेड्डी से, जिन्होंने समय की अहमियत और प्रोजेक्ट क्वालिटी की कीमत को समझते हुए अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी को दक्षिण भारत की नंबर 1 कंपनी बना डाला, और अब उनकी नजर देश के बाकी हिस्सों पर भी है. जालंधर रेड्डी की सक्सेस स्टोरी जानने से पहले जरा KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए. ये वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, ये हाईवे, फ्लाईओवर और ये शानदार पुल, ये सब कुछ KNR ने तैयार किया है. KNR का बस एक ही मंत्र है, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, और इसी मंत्र की बदौलत KNR आज कामयाबी की नई नई इबारतें लिख रही है. KNR का मेन बेस हैदराबाद में है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और असम में भी इनके प्रोजेक्ट ऑफिस हैं. जाहिर है KNR का मेन गोल फिलहाल दक्षिण भारत पर है, जहां हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम जारी है. With all these, we are doing about 4,000 crore nearly from Telangana government projects, and they are under progress. Apart from that, we have also projects in Karnataka, around three projects which we are doing in Karnataka. If you go to Tamil Nadu also, our major base is in Tamil Nadu.
we've been almost having 6 projects ongoing. केएनआर का सफर करीब 4 दशक पहले साल 1989 में शुरू हुआ, जब कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर नरसिम्हा रेड्डी ने सिविल और मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन की शुरुआत की। नरसिम्हा रेड्डी ने अपनी कंपनी की शुरुआत करने से पहले करीब 10 साल तक हाईवे सेक्टर में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम किया और इस अनुभव का उन्हें फायदा भी खूब मिला। अपने पिता के इसी अनुभव और आशीर्वाद के साथ जालंधर रेड्डी ने साल 1992 में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर साल 1997 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली। 92 November I joined the company, and till today I am working in the company, but various stages. Now I have come to certain almost 10-15 years I was in the project management issues itself. I used to do my own project, I used to plan the project, I used to execute the project, all that we used to do. That means as a project manager, I used to write the letters to clients and everything. Later I have come here, then I had people there. करीब 3 दशक के बाद जालंधर रेड्डी अब कंपनी के सीएफओ का जिम्मा भी उठा रहे हैं, मगर अभी भी उन्होंने प्रोजेक्ट साइट पर जाना, काम की प्रोग्रेस और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर खुद नजर रखना बंद नहीं किया है। I always travel to my sites and want to ensure what's happening on my project sites. Main I focus on my projects is that whether the progress is on track, first thing, and second whether the quality is. प्राइवेट कंपनी के तौर पर शुरू हुई केएनआर लिमिटेड आज कई राज्य सरकारों के साथ मिलकर हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक से अरुणाचल तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जुटी है। इसकी बदौलत कंपनी का टर्नओवर भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। We have a very big target in front of us. We've been today we have achieved a turnover about say 2,200 to 300 last year, and going forward within 5 years we would like to become 5,000 turnover making company. That's the target in front of us. However, not compromising any of our policies. हालांकि कोरोना काल में केएनआर के सामने मुश्किलें भी कम नहीं रही। लॉकडाउन के दौरान लेबर की किल्लत थी तो ट्रांसपोर्टेशन में भी परेशानियां आ रही थीं और इससे काम पर काफी बुरा असर पड़ा। The virus is spreading through air, or someone sneezes out and then it's spreading out. Because of this, project site people were panic mainly. So the major laborer they went away. मगर कहते हैं ना कि जंग का मैदान हो या फिर जिंदगी, वो योद्धा ही क्या जो मुसीबतों से घबरा जाए। जालंधर रेड्डी ने भी अपने हौसले और जज्बे से सभी मुश्किलों को हराकर ही दम लिया। सिर्फ कोरोना ही नहीं, मिस्टर रेड्डी का कहना है कि कोई भी परेशानी हो उससे घबराना नहीं चाहिए। I take it as a problem is not a problem. It is my daily routine. There are 100 problems today. Fine, we are at least I am able to solve 70% of it. I am fine. मुश्किलों को मात देने का जज्बा और हर चुनौती से टकराने का हौसला ही है जिसकी बदौलत करीब 40 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी देश भर के 12 राज्यों में फैल चुकी है और दक्षिण भारत के करीब 90% हिस्से को कवर करती है। केएनआर की सफलता के सफर में जालंधर रेड्डी अपने स्टाफ को भी बराबर का हिस्सेदार मानते हैं। The delivery of your company is very important. Many people who are working inside, they work day and night and they deliver on time. They deliver the quality by them. So I always give the credit to my own team. जालंधर रेड्डी अपनी कंपनी की इस कामयाबी में टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ मानते हैं। इसके साथ ही उनके मुताबिक इस ग्रोथ की वजह कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, जिनके गाइडेंस में हिंदुस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में नए आयाम गढ़ रहा है। Technology is a part of our life. Tenders on our own softwares. We have been now designed with our own software. There had been a lot of gap. Almost 10 years gap was there. Later, the BJP government again has come into the thing. Then the infrastructure is started booming up. जाहिर है 40 साल पहले जब केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड शुरू की गई थी तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए कोई खास रोड मैप नहीं था,
मगर आज उस फील्ड में लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। हालांकि बेहतर क्वालिटी और वक्त पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बदौलत केएनआर भी लगातार पहले पायदान पर बनी हुई है। और क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान के एक शहर का नाम हेल्थ सेक्टर में पूरी दुनिया पर छा सकता है? एक शख्स की बदौलत दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख सकते हैं। इस असंभव को संभव बनाया है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी ने, जिन्होंने हैदराबाद में दुनिया का नंबर 1 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाकर एक मिसाल खड़ी कर दी। और आज भारत ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों के जरूरतमंद भी अपने इलाज के लिए हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, वो नाम जिसे आज पूरी दुनिया सलाम करती है, वो शख्सियत जिसके फॉर्मूले पर दुनिया के कई मेडिकल इंस्टीट्यूट काम करते हैं, जिन्हें हिंदुस्तान में पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान हासिल हैं, तो अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर देशों के कई बड़े बड़े अवार्ड भी इनको मिल चुके हैं। हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के चेयरमैन और वर्ल्ड फेमस डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने हेल्थ सेक्टर में वो चमत्कार किए हैं जिसे पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। मगर डॉक्टर रेड्डी को ये कामयाबी किस्मत के भरोसे नहीं मिली, बल्कि उन्हें अथाह मेहनत और लगन के साथ लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना पड़ा, जिसकी शुरुआत हुई करीब 4 दशक पहले 1982 में, जब डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने एमडी इन मेडिसिन की पढ़ाई के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिले का फैसला लिया। I did my internal medicine, that is MD medicine, in 1982. We could study about the disease of the liver and so on. So I got very interested, and then I decided to do my subspecialization in gastroenterology. At that time, the best place to do gastroenterology was at the Postgraduate Institute of Medicine in Chandigarh, PGI it's called. So I remember still because there was only one seat for the whole country there at that time, and there was a lot of rush. Fortunately, there was an entrance exam I could get through and got a seat in that. पीजीआई चंडीगढ़ से ट्रेनिंग के बाद जब डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद पहुंचे तो एक डॉक्टर नहीं बल्कि प्रोफेसर के तौर पर, मगर इस दौरान गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रति लोगों की अज्ञानता ने उन्हें इस क्षेत्र में डिटेल जानकारी हासिल करने की प्रेरणा दी। I came back to the state, and at that time in the state there were only 4 gastroenterologists. Even among the public, awareness was very less. They didn't know what diseases gastroenterologists were dealing with. So we started at that time. I started first as an assistant professor at the Gandhi Hospital, then the Nizam Institute of Medical Sciences. दरअसल इंसानी शरीर में पेट को बीमारियों की जड़ माना जाता है, मगर इंसान इस जरूरी हिस्से को नजरअंदाज करता रहता है, जिससे गंभीर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। डॉक्टर रेड्डी ने तय कर लिया था कि गैस्ट्रो से जुड़ी समस्या को जड़ से खत्म करना है, और इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की शुरुआत की, लेकिन परेशानियों ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। There were many difficulties. First of all, awareness. Patients and doctors had to be aware. Even doctors didn't know that the field of gastroenterology. Second is availability of instrumentations was not there in India. So I had to go to all these countries, see what is happening there, talk to the manufacturers and get these things done. And third, of course, the financial, because to get all this, to build up this institution, lot of finance are required. कभी अपने क्लिनिक में 1-2 पेशेंट देखने वाले डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी के वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट में आज देश विदेश से रोजाना हजारों मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। It was a very small beginning, and I used to have a very small clinic, and I used to have 1 patient a day, that's all. We were starting the Asian Institute of Gastroenterology about. People were very skeptical. They told me, why do you want to start a separate hospital for gastroenterology, such a small subject? No, we'll see. So we started that. It became very popular. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को नई सोच और प्रयोग के साथ स्थापित किया गया, जहां कई एंडोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट अस्पताल में भर्ती किए बिना ही की जा सकती है। इस बेजोड़ तकनीक और प्रयोग की बदौलत एआईजी आज एशिया में एंडोस्कोपी के सबसे बड़े रेफरल सेंटर में से एक बन चुका है, जहां एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, एंडोस्कोपिक स्यूइंग, कैप्सूल एंडोस्कोपी जैसी मेडिकल फैसिलिटी मौजूद हैं। मरीजों के अलावा एआईजी हैदराबाद में इन गंभीर बीमारियों से जुड़े एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्स भी तैयार हो रहे हैं। We have a nurses training center. We have training centers for doctors, for junior doctors. So we are involved in a big way in training.
And we have a separate convention center in the hospital itself in the 5th floor, which is only for training. हालांकि 2020 में जब कोविड-19 के प्रहार से पूरी दुनिया कराहने लगी तो AIG के लिए भी कुछ परेशानियां आई, मगर डॉक्टर रेड्डी ने अपनी काबिलियत और एक्सपीरियंस से हर मुश्किल का हल ढूंढ निकाला। As soon as COVID came, we knew that our regular practice of medicine would change. We started a specific protocol for treatment in these patients in our hospital, so everybody started doing that. We separated out a separate unit so that regular patients don't mix with these patients. हिंदुस्तान में उन्हें 2002 में पद्मश्री, 2016 में पद्म भूषण, तो अमेरिका में 2009 का मास्टर एंडोस्कोपिस्ट अवार्ड और 2013 में चीन की तरफ से वर्ल्ड हाईएस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी अवार्ड मिला है। तमाम उपलब्धियों के बावजूद आज भी डॉक्टर रेड्डी पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया के मंत्र को फॉलो करते हैं। Future is digitalization. All the hospitals now will have to take up to electronic medical records. We'll have to use digitalization as an important area. We have to digitalize all our records, and I think this is one of the important programs in our hospital. I think what our Prime Minister is emphasizing is self-reliance, and also not only to become self-reliance, but to export the Indian ideas to other areas so that they can follow. चाहे मेडिकल फील्ड हो या कंस्ट्रक्शन बिजनेस और सिरेमिक सेक्टर, अलग अलग क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ चुके इन सभी दिग्गजों का मानना है कि सफलता के लिए हार्ड वर्क और अपने काम के प्रति ईमानदारी बेहद जरूरी है। इसी सक्सेस मंत्र की बदौलत एंटरप्रेन्योरशिप से सफर शुरू कर इन तमाम शख्सियत ने लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत बनने में सफलता हासिल की है।